नमस्कार। संसाधन एवं नियोजन अध्याय के अंदर अब तक हमने जाना कि संसाधन से आशय ऐसी सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, उनको हमने संसाधन कहा। इसके बाद हमने संसाधन एवं विकास का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि मानव ने ऐसा समझा कि संसाधन जो है वो प्रकृति की देन है, खूब सारे संसाधन है, हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और मानव ने बहुत अधिक मात्रा में इन संसाधनों का दोहन किया, जिससे कि कई सारी समस्याएं भी हमारे सामने आई। कौन कौन सी समस्याएं थी वो उनका भी हमने पिछले भाग के अंदर हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा आई, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आया, उसके अंदर कौन कौन सा एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली, एजेंडा 21 क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है वह है संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधनों का उपयोग जो है वह एक प्लानिंग के तहत किया जाए। नियोजन से आशय है प्लानिंग, यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए और उस संसाधनों का समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक वह संसाधन पहुंच सके, इसके लिए संसाधनों के उपयोग हेतु एक जो प्लानिंग की जाती है, यानी एक विवेकपूर्ण ढंग से उन संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे संसाधन नियोजन। यानी कि उपलब्ध संसाधनों का एक प्लानिंग के तहत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, उसी को हम कहेंगे संसाधन नियोजन। अब भारत जैसा देश के अंदर जहां संसाधनों की बहुतता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, यानी भारत जैसा विशाल भूभाग वाला देश जहां विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि ऐसे राज्य हैं जहां पर खनिज और कोयले जैसे जो संसाधन है वो बहुतायत में प्रचुर मात्रा के अंदर इनके भंडार वहाँ पाए जाते हैं। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कई नदियाँ बहती है, तो वहाँ पर पहाड़ों से नदियाँ जो बहती है उनसे जल संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी पानी वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वहाँ उपलब्ध है, लेकिन अन्य संसाधनों की वहाँ कमी है। वहीं अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के अंदर तो यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर वर्ष में ज़्यादातर दिनों में आसमान खुला रहता है, यानी सूर्य की सीधी रोशनी यहाँ पहुँचती है, यानी सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है। यहाँ तेज हवाएं पवनें चलती है, तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की भी जो है वो प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारे देश के सुदूर वे क्षेत्र जिसके अंदर लद्दाख का क्षेत्र है, जो एकदम अलग थलग ही दिखता है, लेकिन उनकी अपनी एक सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो उनके वहाँ पर अलग संसाधन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे भारत के अंदर विविध प्रकार के संसाधन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर कोई संसाधन किसी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है और वही संसाधन दूसरे क्षेत्र में कम पाया जाता है, तो किसी भी देश के विकास के लिए समाज के सभी लोगों तक उन संसाधनों की पहुंच हो, इसके लिए उन संसाधनों पर एक योजनाबद्ध तरीके से उन संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि हमारे पूरे देश के विकास में उन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। अब उदाहरण के लिए हमें राजस्थान के अंदर अगर विद्युत उत्पादन करना है, कोयले से हमारी विद्युत उत्पादन हो रही है, तो उसके लिए कोयला चाहिए। अब हमारे पास में इतना कोयला अगर उतनी मात्रा में नहीं है जितना हमें चाहिए, तो क्या करें? तो झारखंड से हमें राजस्थान को कितना कोयला चाहिए उतना मिल सकता है, छत्तीसगढ़ से कितना चाहिए मिल सकता है। यानी एक राज्य में उस चीज़ की बहुतायतता है तो दूसरे राज्य में कमी है, तो एक प्लानिंग के तहत उस राज्य को भी वो चीज़ उपलब्ध करवाई जाए, संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, ताकि उन संसाधनों का जो उपयोग है वह सभी लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसी को हम कहेंगे संसाधन नियोजन। यानी कि संसाधन नियोजन का सीधा सा मतलब हो गया कि जितने भी प्रकार के उपलब्ध संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण तरीके से हम कैसे उपयोग करें और उसका जो लाभ है वो हमारे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय यानी राज्य, स्थानीय स्तर पर भी संतुलित संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी इसके लिए प्लानिंग बनाना आवश्यक है। तो इसी प्रकार भारत में भी संसाधनों के नियोजन की जो एक प्रक्रिया है
उसके बारे में भी हम समझते हैं कि जैसे संसाधन नियोजन की एक वैसे जटिल प्रक्रिया होती है, यानी संसाधनों की एक प्लानिंग की जो एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत कौन कौन से बातों को जो है वो ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में देखिए समझते हैं। सबसे पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों के अंदर सर्वेक्षण करके संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता का आकलन करना। इसका मतलब हुआ कि देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों के अंदर इस प्रकार का एक सर्वेक्षण करके इस बात का आकलन करना, इस बात का पता लगाना कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन हैं, उनकी कितने भंडार है, यानी उनकी कितनी मात्रा है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्या संभावनाएं हैं भविष्य में उन संसाधनों की वहाँ पर, इसके बारे में पूरा आकलन करना। अब जैसे ऊर्जा संसाधन की बात करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की, तो अपने राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ जो है वो वर्ष भर ज़्यादातर दिनों के अंदर सूर्य की रोशनी जो है वो सीधी पृथ्वी पर पहुँचती है। सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसी प्रकार पवन ऊर्जा की भी अपार संभावनाएं हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पहला जो कार्य होता है वो सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण करके इस प्रकार की एक तालिका का निर्माण करना कि उस क्षेत्र में कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी में किस प्रकार के संसाधनों के भंडार है। तो सबसे पहले संसाधनों का आकलन करना। अब जब संसाधनों का आकलन हो गया, आपने संसाधनों के भंडार के बारे में भी पता कर लिया, तब अब अगला स्टेप क्या होता है इसी प्लानिंग के तहत, तो दूसरा स्टेप होता है कि संसाधनों के विकास हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वहाँ संसाधनों का आकलन हो गया, तो अब संसाधनों को मानव ने को अपने उपयोग के लिए काम में लेना है। तब मानव उपयोग में कैसे लेगा, तो उसके लिए एक उपयुक्त टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक तकनीक होनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ इस समय के अनुसार जो दुनिया में बढ़िया तकनीक चल रही है उन संसाधनों को प्राप्त करने की। एक तो वह उपयुक्त तकनीक, दूसरा कौशल, यानी कि वहाँ एक ट्रेंड व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी, ट्रेंड इंजीनियरों की हमें आवश्यकता होगी, कौशल पूर्ण, गुणवत्तापूर्ण हमें मानव संसाधन भी वहाँ चाहिएगा। तीसरी बात होती है संस्थागत ढांचा तैयार करना, यानी कि हमें इस प्रकार से एक ऐसे उद्योग स्थापित करने होंगे, ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी होगी जहाँ पर हम उन उपलब्ध संसाधनों का जो है बेहतर तकनीक के माध्यम से, बेहतर क्वालिटी के इंजीनियर्स के माध्यम से मानव अपनी आवश्यकता के रूप में उन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, मानव की आवश्यकता के अनुरूप उन संसाधनों से वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। तो पहला हमारा कार्य हो गया संसाधनों का आकलन करना, उनकी मात्रा, भंडार के बारे में पता लगाना। जैसे ही इसका आकलन हो गया, उसकी तालिका का निर्माण हो गया, तो इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो उन संसाधनों का बेस्ट तरीके से कौन सी तकनीक से उसका उपयोग किया जाए, और साथ ही कौशलपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा और विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता के अनुसार विभिन्न नए नए जो उद्योग है उनकी स्थापना की जाए। ये हो गया दूसरा चरण। फिर तीसरा चरण है संसाधन जो है वो संसाधन विकास योजनाएं जो है, यानी संसाधनों के विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वे और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, यानी इनको इंटर रिलेटेड जोड़ना। कहने का मतलब हो गया जैसे संसाधनों का विकास करना, यानी संसाधन विकास के लिए जो हम योजनाएं चला रहे हैं, संसाधनों को प्राप्त करके मानव के लिए उपयोगी बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो हमारे अन्य जो राष्ट्रीय योजनाएं चल रही है, जैसे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, तो इनसे राष्ट्रीय विकास योजनाओं को संसाधनों के विकास से जोड़ना, यानी उन स्थानों पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे हमें परिवहन के लिए बेहतर जो है वो सड़कों का आवश्यकता होती है, तो सड़कों के निर्माण के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है उसके साथ साथ हम उसके लिए संसाधन जो है कोलतार है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो अन्य जो राष्ट्र के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही है वे और संसाधन के विकास की जो योजनाएं, यानी उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग करके हमारे लिए उपयोगी बनाएं, इनको आपस में जोड़ना, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना है। अब भारत के अंदर आज़ादी के बाद से देखें तो इस प्रकार से जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका आकलन करना, फिर उनके लिए तकनीक का इस्तेमाल करना, ये सब जो कार्य है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही करने शुरू कर दिए हैं हमने। यानी भारत के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधनों के नियोजन की, संसाधनों के प्लानिंग की योजना चलती आ रही है। इसके संसाधन नियोजन का जो उद्देश्य है इसको हासिल करने के प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि भारत के अंदर
जो एक आयोग होता था, योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग बन गया है, ये योजना आयोग जो है ये 5 वर्ष का जो है वो एक योजना बनाने का काम करता था देश के अंदर कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, अब उन संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी प्राथमिकता के क्रम में हमारी कौन सी आवश्यकता है जहां उन संसाधनों से हमें उपयोग करना है, और हमारे विकास का लक्ष्य क्या है और उस विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना के अंदर 5-5 वर्षों की एक ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी ताकि हमारे पास उपलब्ध जो संसाधन है उन संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग करके जो है वो हमारे लक्ष्यों को अधिकतम हासिल करें। इसके लिए योजनाएं बनाई जाती थी और इसीलिए योजना आयोग ने जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसके अंदर से ही ये योजना बना ली थी कि भाई हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का हमें एक विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके लिए हम 5-5 वर्षों की योजनाएं बनाते हैं। अब किसी भी देश के अंदर क्या संसाधन उपलब्ध होना, क्या संसाधन के भंडार होना यही विकास के लिए काफ़ी है क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ संसाधनों के भंडार होने से ही किसी देश के अंदर विकास नहीं हो जाता। संसाधनों के भंडार तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही साथ उन संसाधनों का मानव अपने लिए उपयोग में किस प्रकार ले, यानी मानव की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता के रूप में कैसे ढाले उन संसाधनों को, इसके लिए हमारे पास उपयुक्त तकनीक यानी प्रौद्योगिकी का भी होना जरूरी है। साथ ही साथ मानव की गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति भी होने चाहिए, यानी कौशलपूर्ण व्यक्ति भी होने चाहिए। ये सब चीज़ें होगी। संस्थागत ढांचा भी मजबूत होना चाहिए, यानी नए नए उद्योगों की भी स्थापना होनी चाहिए, नई नई तकनीक होनी चाहिए, तभी हम उन संसाधनों का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। अब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हमारे पास, अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी है ही नहीं, टेक्नोलॉजी तकनीक है ही नहीं हमारे पास उससे विद्युत बनाने की, तो हम क्या कर सकते हैं? संभावना है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उन संसाधनों का हमारे लिए उपयोगी बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और जो कुशलता है वो होना आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस समय भारत उपनिवेश था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय 16वीं सदी के अंदर जिस प्रकार से अपन ने देखा कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो औद्योगिकीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो उनके पास नई नई तकनीकें आ गई थी, वहाँ संस्थागत ढांचा काफ़ी मजबूत हो गया था। तो भारत के उन क्षेत्रों पर जहाँ संसाधन बहुतायत में पाए जाते हैं वहाँ से उन्होंने उन संसाधनों को निकालकर और कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन में भेज दिया, और वहाँ पर उन्होंने उपयुक्त तकनीक और उस संस्थागत ढांचे का कुशलता का प्रयोग करके और उनसे वस्तुओं का निर्माण किया और मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको बेचने का कार्य किया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास संसाधन तो बहुतायत में है लेकिन वे विविधता में पाए जाते हैं, यानी किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का संसाधन ज्यादा पाया जाता है तो दूसरे प्रकार का संसाधन वहां कम पाया जाता है। तो इन संसाधनों का हम विवेकपूर्ण तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे देश के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, संसाधन नियोजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे।